हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अकीदा स्टडी मंत्रा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के एमसीक्यू की सेकंड वीडियोस मैं लेके आऊँगी। तो आज प्रशासनिक विधि में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू की वीडियोस आपके सामने प्रेजेंट है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना भी आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं करिए, और वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोगों को भी काफ़ी बेनिफिट हो। चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। तो प्रशासनिक विधि के आज मैं 30 क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के 3 अंग होते हैं। जो हमारा राज्य होता है उसके 3 अंग कौन कौन से होते हैं? पहला होता है विधायिका। विधायिका क्या होती है? जो कानून बनाती है। कार्यपालिका जो किसी भी नियमों को क्या करती है? फॉलो, जैसे जो हमारी गवर्नमेंट होती है। और तीसरा होता है जुडिशरी, न्यायपालिका। दूसरा क्वेश्चन है, प्रशासनिक विधि का संबंध प्रशासनिक अभिकरणों। अभिकरणों का मतलब होता है अथॉरिटीज़ की शक्तियों और प्रक्रियाओं से है। यह कथन किसने कहा था? यह कथन कहा था कैसी डेविस ने। किसने कहा था? कैसी डेविस ने। तीसरा क्वेश्चन है डाइसी। जो डाइसी हैं वो विधि के शासन के बहुत बड़े जानकार थे। ठीक है, तो इन्होंने बोला था डाइसी के अनुसार विधि के शासन के कितने कॉन्सेप्ट हैं। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में 3 बार पूछा गया है। तो डाइसी के अनुसार विधि का जो शासन, रूल ऑफ लॉ होता है, इसके कितने कॉन्सेप्ट होते हैं? इसके 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला होता है विधि की सर्वोच्चता, जिसको बोलते हैं सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। दूसरा होता है कि कानून के समक्ष सभी लोग बराबर होते हैं, इसको बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ लॉ। तीसरा होता है न्यायालय की संप्रभुता, प्रीडोमिनेंस ऑफ कोर्ट, मतलब जो हमारा हाई कोर्ट, जितने भी हमारे कोर्ट्स होते हैं, जुडिशरी है, वो हर चीज़ में क्या हो? फ्री हो, वो फ्रीली अपने डिसीजन ले सके। चलिए चौथा क्वेश्चन है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर, मतलब जो प्रशासनिक विधि है, ये कैसी विधि होती है? या एक लोक विधि होती है, मतलब ये लोगों के लिए बनाई जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन है, युक्तियुक्तता की संभावित परीक्षण के रूप में जानी जाती है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है पूर्वाग्रह का निर्धारण। निषेध की रिट, मतलब प्रोहिबिशन जो होता है, किन आधारों पर जारी किया जाता है? जो हमारी रिट्स होती हैं 5, उनमें जो प्रोहिबिशन है वो किन आधारों पर जो हमारे जजेस होते हैं वो जारी करते हैं? पहला होता है कि अधिकारिता का अभाव हो, नैसर्गिक न्याय, मतलब जो नेचुरल जस्टिस है उसको फॉलो ना किया जाए। और तीसरा होता है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार होते हैं, उनका क्या किया जाए? हनन किया जाए। ठीक है, चलिए अब 7th क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत एक निगम क्या होता है? निगम क्या है? एक राज्य है। निगम क्या होता है? एक राज्य होता है। ठीक है, अब जो हमारा संविधान है वो क्यों बनाया गया था? अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमारा संविधान था वो हमें इसलिए प्रोवाइड किया था ताकि हम अपने कोई भी सरकार आए, कोई भी अथॉरिटीज़ आए, वो हम पर शासन ना कर सके, निरंकुशता ना हो। मतलब एक होता है ना कि कोई भी आता है अपनी डोमिनेंसी दिखाए, तो हम फ्रीली आराम से अपनी कंट्री में जी सकते हैं। तो उसी संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को न्यायपालिका और कार्यपालिका में पृथक्करण का सिद्धांत अवश्य लागू करना चाहिए? ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 50, मतलब आर्टिकल 50 में दिया गया है। आर्टिकल 50 में क्या दिया गया है? जो जुडिशरी होती है और गवर्नमेंट, दोनों एक दूसरे से क्या होती है? अलग होती हैं। सिंपल वर्ड्स, मतलब जो जज होते हैं और जो सरकार होती है, इनको अलग, इनके जो कार्य क्षेत्र है वो अलग अलग है। संविधान के किस भाग में कहा गया है? 50 का मतलब सरकार भी अलग है और जुडिशरी भी अलग है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो सीवीसी, इनका मुख्य उद्देश्य होता है, जो सरकारी लोग होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, अगर वो कोई करप्शन करेंगे तो उसके भ्रष्टाचार को रोका जाता है। ठीक है, राज्य की अधिशासी शक्तियाँ उस राज्य के किस चीज़ में निहित होती हैं? राज्य की जो अधिशासी शक्तियाँ होती हैं वो किस में निहित होती हैं? राज्यपाल में निहित होती हैं। ठीक है, अब जो प्रशासनिक अधिकरण एक अधिनियम आया था, कौन से सन में आया था? 1985 में आया था। की धारा
की धारा किस धारा में अधिकरण को इसकी अवमानना हेतु दंडित करने के लिए सशक्त करती है? धारा कौन सी है? 17, जिसमें जो अधिकरण है उसको अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमें क्या दिया जाएगा? पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है, अब एक विधायन है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि एक निकाय दूसरे निकाय के लिए काम कर रहा है। तो इसी में एक है प्रतिनिहित विधायन, किसके अधीन होते हैं? जो प्रतिनिहित विधायन है वो किसके अधीन होते हैं? गवर्नमेंट मतलब जो न्यायिक, जो संसदीय, सॉरी पार्लियामेंट मतलब संसदीय नियंत्रण में होते हैं और न्यायिक नियंत्रण में होते हैं। 13 क्वेश्चन है, उत्प्रेषण की रिट मतलब रिट ऑफ सर्टिरॉय जारी की जाती, मतलब रिट उत्प्रेषण की हम लोग क्यों जारी करते हैं? पहला होता है नेचुरल जस्टिस को फॉलो ना करना, ठीक है, नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन। दूसरा होता है अभिलेख के सापेक्ष अभिसारित त्रुटियां होना और अधिकारिता की त्रुटि होना। प्रशासनिक विधि किसकी शक्ति को नियंत्रित करती है? अब भाई देखिए, प्रशासनिक विधि है जो हमारे ज़िले में डीएम होते हैं, एसपी सिटी, कोई भी जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनको नियंत्रण करने के लिए कौन से लॉ होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ये किसको नियंत्रण करते हैं? प्रशासनिक अधिकारी को। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी कौन होते हैं? जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जो ऑफिसर्स होते हैं उनको बोलते हैं। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर आप चाहे कितने भी स्टार लगा लीजिए। भाई दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन तो आप 100% रट लीजिए, ये तो एग्ज़ाम में आना ही आना है, श्योरिटी है। तो जो सेपरेशन ऑफ पावर है, शक्ति पृथक्करण, मतलब जैसे जो हमारी सरकार है, जो हमारे जजेस हैं और जो हमारी पार्लियामेंट है, सबके कार्य अलग अलग हैं। अगर सबके कार्य एक में, जैसे आपके घर में पापा जी जॉब करते हैं, मम्मी जी खाना बनाती हैं, बच्चे पढ़ते हैं, अगर सबका काम सब लोग एक दूसरे की लाइफ में इंटरफियर करेंगे तो लड़ाइयाँ होती है ना। ऐसे ही हमारी जो सरकारें, हमारी जो संसद है और हमारे जो जजेस होते हैं, अगर एक दूसरे के काम में घुसने लगेंगे, एक दूसरे को मतलब परेशान करेंगे तो कोई भी अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत बस यही है कि सब लोग अपना अपना फ्रीली काम करें, कोई किसी के काम में हस्तक्षेप ना करे, इंटरफियर ना करे। तो ये सिद्धांत किसने दिया था? यह सिद्धांत दिया था मॉन्टेस्क्यू ने, इसको तो आप रट लो। और जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, अगर इसकी आए वैज्ञानिक विधि के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है वो भी मॉन्टेस्क्यू से होगा। ठीक है, अब ये प्रशासनिक विधि जो होता है, फ्रांस के प्रशासनिक न्यायालयों में क्या कहा जाता है? प्रशासनिक जो विधि है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इसको हम लोग फ्रांस में क्या बोलते हैं? ड्रॉइट, ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रॉइट, इसको रट लेना आप। द 2 ट्रीटीज़ ऑन सिविल गवर्नमेंट किसने लिखी है? एक बुक है 2 ट्रीटीज़, ठीक है, 2 स्टेट देखिए तो 2 ट्रीटीज़ हो गई सिविल गवर्नमेंट पे। जॉन लॉक ने लिखी, किसने लिखी है? जॉन लॉक ने लिखी है। अब एक ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस केस में सरकार की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? मतलब एक केस है जिसमें सरकार की कार्यपालिका, मतलब जो सरकार जो काम करती है उसको बताया गया है। ये केस है रॉय साहिब राम जवाया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। कुछ क्वेश्चन जो है ना वो आपके केसेस से भी आएंगे, जैसे आपको केस दे दिया, आप पूछेंगे कि ये किससे संबंधित है, या फिर कोई क्वेश्चन पूछा तो बोले कौन सा केस है। तो ऐसे भी क्वेश्चन 2-3 मैंने बनाए, आप देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। ठीक है, विधि शासन का महत्व उच्चतम न्यायालय ने बताया है। मतलब जो विधि है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये किस में बताया गया है? बिहार राज्य बनाम सोनावती कुमारी, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस में। ठीक है, विधि शासन समस्त संविधान में है और उसका एक मूलभूत सिद्धांत है। मतलब जो हमारा संविधान है ना, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, मतलब देखिए आईएएस ऑफिसर, प्रशासनिक अधिकारी, सबके अपने अपने कार्य क्षेत्र हैं। ठीक है, तो ये हमारे संविधान का क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है। ये संविधान किस केस में था? बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य। ये 2-3-4 केसेस वाले क्वेश्चन, इनको आप रट लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा हो, सब कुछ लॉ के अकॉर्डिंग चल रहा हो, तो सब बढ़िया है। हमें पता होना चाहिए ना हमारे अधिकार क्या है। अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप फिर आपका लॉयर बनने का क्या फ़ायदा। एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन और अपने आसपास होने वाली जो भी प्रोसीजर होती है उसके बारे में नॉलेज तो होनी चाहिए ना। लाइफ को मज़े से जिए, पढ़िए, और इतना तो पढ़ लीजिए कि आप पास हो जाओ, कुछ अच्छा कर सको। इसीलिए आपकी हेल्प करने के लिए मैं ये वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो और दूसरों की भी हेल्प कीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अब चलिए 21 क्वेश्चन है,
उच्चतम न्यायालय को किस केस में विधि शासन के को समस्त मानवीय अधिकार का प्रहरी माना जाता है? मतलब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने बताया है कि जो रूल ऑफ लॉ है, जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, उसका प्रहरी माना जाता है। मतलब अगर आप रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? कानून, जो हमारा कानून है उसकी दृष्टि में सब बराबर है, मतलब चाहे कोई गरीब हो चाहे गरीब, सबके लिए एक समान कानून बनाया जाता है। तो यह केस था खत्री तथा अन्य बनाम बिहार राज्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से के विकास के क्या कारण है? मतलब जो ये प्रत्यायोजित विधायन बनाया गया, ये क्यों बनाया गया? एक तो जो हमारी पार्लियामेंट है उसके पास बहुत सारा काम है, ठीक है। दूसरा है कानून, जो हमारा लॉ है उसकी जो मैटर है, मतलब सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु है, वो बहुत ही तकनीक है। अब जैसे आपका लॉ है, अगर आप इसके कोई वर्ड्स पढ़ो तो आपको बहुत टेक्निकल लगेंगे, तो उसको समझाने के लिए अगर कोई आपके पास हो, इसलिए। तीसरा है आपात स्थिति का समाधान। चलिए, अब 23 है, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ मतलब राइटर्स या बड़े बड़े राइटर्स ने लिखे, तो उनका नाम आपको याद करना है। प्रशासनिक विधि कार्य पर जोर, अधिकारी पर नियंत्रण का कथन है। मतलब जो प्रशासनिक विधि है वो कहती है हमें अपने कार्य पर जोर देना चाहिए, और अधिकारियों पर नियंत्रण का कथन किसने किया था? प्रोफेसर बेड। बेड तो आपको याद रहेगा। तो बेड क्या कहता है? अच्छे से कार्य करो और अपने अधिकारों पर नियंत्रण रखो। प्रत्ययुक्त विधान किसने बोला है? सेसिल कार ने बोला है, ठीक है। न्यू डिस्पोजिटिविज्म लॉडल हिबटल है। जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रोफेसर रॉबसन है। प्रशासनिक विधि के स्रोत क्या होते हैं? मतलब प्रशासनिक विधि के क्या सोर्सेज है? पहला होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। दूसरा होता है अध्यादेश, ठीक है। और तीसरा होता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, मतलब प्रत्यायोजित विधायन। प्रशासनिक विधि जो होती है उसकी क्या विशेषताएं? पहली होती है कि ये लोकहित, मतलब जितने भी हमारे लोग हैं उनके कल्याण करना चाहिए, उस पर बल देता है। ये क्रिया प्रधान होता है। और तीसरा होता है कि जो हमारा शासन, जैसे जो डीएम लोग होते हैं और बड़े बड़े जो ऑफिसर्स होते हैं, उनके कार्य को ईजी कर देता है। तो मतलब प्रशासनिक विधि क्या हुई? प्रशासन मतलब जो प्रशासन से रिलेटेड हो। तो किसके कार्य को ईजी करेगा? जो आपके यहाँ ऑफिसर्स होंगे, प्रशासनिक अधिकारियों के कार्य को ईजी कर देता है। दूसरा क्या करता है? लोकहित पर बल देता है। तीसरा क्या होता है? क्रिया प्रधान होता है। अब देखिए 27 क्वेश्चन है, शुष्क प्रशासन क्या है? ये ड्राइट एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बोलते हैं? शुष्क प्रशासन बोलते हैं, ठीक है। शुष्क प्रशासन का संस्थापक कौन था? जो हमारा ड्राइट एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये कहाँ से आया है? फ्रांस से आया है। तो इसको किसने, इसके संस्थापक को क्या बोलते हैं? नेपोलियन बेनापोर्ट, ठीक। परमादेश क्या है? परमादेश जो है ना, वो एक आज्ञा होती है। परमादेश के मैंडामस क्या होता है? एक आज्ञा होती है जो बड़े बड़े न्यायालय, मतलब जैसे कोई बड़ा अधिकारी है वो अपने छोटे अधिकारी को क्या, उनको जारी की जाती है। कब जारी की जाती है? ये सिर्फ उन लोगों को जारी की जाती है जो विधि के अधीन किसी कार्य करने के लिए, मतलब उनको प्रेरित किया था। जैसे कि परमादेश, अब आप ऐसे सोचिए, जैसे कि कोई न्यायाधीश है, उसका कार्य क्या है? लोगों को न्याय देना। और वो अपने कार्य से क्या होता है कि भाई मैं ये काम नहीं करूँगा, मुझे तो करना ही नहीं है। मतलब विधि के अनुसार उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो लोगों के लिए न्याय करे, और अब वो इंसान वो काम कर नहीं रहा है। तो जो पार्टी है जिसने ऐसा कुछ किया है, तो वो उससे सुपीरियर, जो मतलब उससे बड़े अधिकारी लोग हैं, उनके पास जाकर ये शिकायत कर सकती है। तो फिर वो जो बड़े अधिकारी होंगे वो मैंडामस क्या करेंगे? जारी करेंगे। परमादेश की रिट जारी की जाती है, ठीक है। तो परमादेश का मतलब होता है कि जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, जब छोटे वाले अधिकारी जो सरकारी हैं उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, अगर वो उसको फॉलो नहीं करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं? जो न्यायालय होता है वो क्या जारी करता है? परमादेश रिट जारी करता है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 32 व 26 में क्या है? संविधान का जो अनुच्छेद 32 है वो ये बताता है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय, वो रिट जारी करेगा। और आर्टिकल 226 है, वो ये बताता है कि जो हमारे उच्च न्यायालय, सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा होता है? उच्चतम न्यायालय, उसको क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट। उससे छोटा क्या होता है? हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है उसका कौन सा आर्टिकल होता है? 226। और जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो जो रिट जारी करता है उसका कौन सा आर्टिकल होता है? आर्टिकल 32। तो फ्रेंड्स, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको रट लीजिए, समझ लीजिए, और अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों को शेयर कीजिएगा, उनका भी भला कीजिएगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।